नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल के साथ रीनल स्टोन्स के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया था कि बड़ी पथरी के मामले में जो वाहिद तरीक़ा इलाज मौजूद है वो है सर्जरी, और सर्जरी के आपने 2-3 तरीक़ेकार बताए थे कि डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। इनमें से बेहतरीन कौन सा होता है? बेहतरीन तरीका वो है जो मरीज़ को कम से कम तकलीफ़ पहुंचाए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले तो सिर्फ़ एक ही तरीका था पुराने ज़माने में कि बड़ा सा चीरा लगा के ऑपरेशन होता जी। था, और अब अब जो तरीके आए हैं उसमें सुराख करके, गुर्दे में भी सुराख करके पथरी को निकाला जाता है, और उसमें भी मरीज़ को ज़ाहिर बात है जब कटता कम है तो तकलीफ़ कम होती है, जी, और दूरबीन के ज़रिए से गुर्दे की नाली में जाकर बिल्कुल भी पथरी को तोड़ा तोड़ा जा जाता है। सकता है और तोड़ा जाता है, उसमें तो कट लगता भी नहीं है। तो ये सर्जरियाँ जो हैं इसमें मरीज़ को तकलीफ़ भी जल्दी कम हो जाती है और दर्द वगैरह भी कम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पत्थर को तोड़ने का जो अमल होता है, कहते हैं कि उसको शुआओं के ज़रिए किया जाता है, या कभी कभी उसके लिए लेज़र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके मुतालिक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लिथोट्रिप्सी के अंदर जो शुआएँ दी जाती हैं, जो वेव्स दी जाती हैं पत्थर को तोड़ने के लिए, वो इंसानी गुर्दे पर किस तरह असरअंदाज होती हैं? क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब वो पत्थर को तोड़ सकती हैं तो गुर्दे का क्या हाल होता होगा, या जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का क्या हाल होता होगा? देखिए, ये जो शुआएँ हैं ये किसी भी नरम चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो ख़ास तौर से स्टोन पर ही टारगेट होती हैं, तो वो स्टोन को ही तोड़ती हैं। ये ज़रूर है कि जब स्टोन टूटता है तो वो स्टोन थोड़ा बहुत गुर्दे को डैमेज कर सकता है, या थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो यही है कि स्टोन पहले भी पड़ा हुआ गुर्दे को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। अब तो हम उसको तोड़ रहे हैं कि छोटे छोटे पीसीस होके वो निकल जाएगा। तो लेज़र तो नहीं मैं कहूँगा, जो शॉक वेव्स हैं, लिथोट्रिप्सी की जो वेव्स हैं वो डायरेक्टली गुर्दे को नहीं नुकसान पहुँचाती, और वो सिर्फ जाके पत्थर को ही तोड़ती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पत्थर इन्फेक्शन का बायस बन रहे होते हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान भी सर्जरी एडवाइस की जाती है? देखिए, कोई भी इलेक्टिव सर्जरी जो कि प्लान्ड सर्जरी हो, उसका उसूल ये है कि वो इन्फेक्शन के दौरान ना कीजिए। तो एक तो ये उसूल है। तो इन्फेक्शन अगर हो तो पहले उनको दवाओं से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, उनको दवाओं से कंट्रोल किया जाता है। अगर दवाएं कंट्रोल नहीं करती इन्फेक्शन को और हमें लगता है कहीं पस बन के जमा हो गया है, तो उस पस को पहले ड्रेन कर दिया जाता है कि पस निकाल दिया जाए जी। और इन्फेक्शन सही हो जाए, इसके बाद सर्जरी की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सर्जरी के बाद कितने अरसे की हॉस्पिटलाइजेशन दरकार होती है? देखिए, जो दूरबीन के ज़रिए से सर्जरी होती है उसमें तो मरीज़ एक दिन में घर चला जाता है। अच्छा। जो बड़ा चीरा लगा के काट के अगर सर्जरी करनी पड़ती है तो 2 से 3 दिन मरीज़ अस्पताल में रहता है। और रिकवरी में अंदाज़न कितना अरसा दरकार होता है कि वो रोज़मर्रा के मामूल पर वापस आ जाए? देखिए, बग़ैर कट वाली जो सर्जरीज़ होती हैं या लिथोट्रिप्सी में तो एडमिट ही नहीं होना पड़ता। आपने मरीज़ बताया उसी जाता दिन घर है पहुंच जाता है। और सुबह आप जाएं और 1 घंटे बाद दोबारा आप काम पे जा सकते हैं। अच्छा। ठीक है। अगर दर्द हो तो फिर पेन किलर वगैरह लेने पड़ सकते हैं। जो ये दूरबीन से सर्जरियाँ होती हैं जिनमें चीरा नहीं लगाना पड़ता, उसमें 2-1 दिन में मरीज़ दोबारा काम पे जा सकता है। जो कट लगा के करते हैं उसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन मरीज़ जो है उसको लगता है, इसके बाद वो अपने काम काज पे चला इन जाता है। सर्जरीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ भी सामने आती हैं? देखिए, कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी की हर तरीक़े इलाज की हैं। तो सर्जरी में एक तो कॉम्प्लिकेशंस, अगर मरीज़ को बेहोश किया जाता है तो बेहोशी के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है। और अगर हम प्योरली सर्जरी के अमल के साथ लें तो सर्जरी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस अब तो 1% से भी कम हो जाती हैं, अगर इलेक्टिव या प्लान सर्जरी और सारा कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद किया जाए। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो यही है कि इन्फेक्शन हो सकता है सर्जरी के साथ, कोई ब्लीडिंग होने का भी चांस हो सकता है अगर गुर्दे को काट के पथरी वगैरह निकाली जाती है तो, दर्द हो सकता है ऑपरेशन के बाद। तो ये छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अब एनेस्थीसिया और सर्जरी
ज़ाहिर बात है अगर प्लान सर्जरी है वो काफ़ी हद तक सेफ सर्जरी है। और एडवांसमेंट इतनी हो चुकी है कि ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन सामने नहीं आते। हाँ, अब कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी कैथेटराइजेशन भी एडवाइस की जाती है मरीज़ों को, चाहे मामला स्टोन्स का हो, बल्कि स्टोन्स के अलावा भी और भी बहुत सारे मामलात में, जैसे प्रोस्टेट का मामला हो या पोस्ट ऑपरेटिव अगर यूरिन पास ना हो रहा हो। उन मामलों में देखा ये गया है कि जब हम एडवाइस करते हैं मरीज़ को तो अक्सर मरीज़ रिफ्यूज़ कर देते हैं कैथेटराइज होने से या पेशाब की नलकी पास करवाने से। कुछ ये कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ के मामले में वो तकलीफ़ को मद्देनज़र रख कर मना कर रहे होते हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये इस तरह की एडवाइस की जाती है, क्योंकि ये आम हालात में तो हर शख्स को की नहीं जाती, उस वक्त ये अमल करना कितना ज़रूरी होता है, और क्या इसके साथ इन्फेक्शन का कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ है? देखें, नलकी डालने से लोगों का रिफ्यूज़ल या जो डर है वो तो एक नेचुरल, ठीक है, और लेकिन नलकी डाली तो उसी वक्त जाती है, एडवाइस उस वक्त ही किया जाता है जब हमें ये डर होता है कि नहीं डालेंगे तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे आपने मिसाल दी प्रोस्टेट का, और अगर प्रोस्टेट गुदूद बढ़ जाता है तो कभी कभी पेशाब अंदर मसाने में जमा हो जाता है और मसाना पूरा भरा हुआ होता है, और अगर उसको खाली ना किया जाए तो गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी सूरत में नलकी डालने की एडवाइस की जाती है। तो नलकी डालने की एडवाइस की जाए तो मेरे ख्याल में नलकी के लिए मतलब डलवाने की इजाज़त देनी ही चाहिए, अक्लमंदी इसी में, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या इसके साथ इन्फेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं कैथेटर डालने में। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, यानी जिसको हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं, उस तरीके से उसको डाला जाए। मतलब हाथों को बाकायदा क्लीन करके, फिर स्टरलाइज ग्लव्स पहन के और स्टरलाइज चीज़ें लेके स्टरलाइज तरीके से कैथेटर डाला जाए, तो फिर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया था कि 1/3 लोग वो होते हैं जिनके अंदर पथरी की बीमारी की वजह से गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। उन लोगों का आगे क्या मुस्तकबिल होता है? देखिए, गुर्दे अगर फेल हो जाए तो बड़ी मिज़रेबल सिचुएशन होती है। उसके लिए जो बेहतरीन हल वो ये है कि दूसरा गुर्दा लगाया जाए, गुर्दे की पैवंदकारी की जाए या ट्रांसप्लांट किया जाए, वो बेहतरीन हल है। और जब तक कि ये ट्रांसप्लांट हो, या अगर ट्रांसप्लांट किसी वजह से नहीं हो सकता, तब तक फिर डायलिसिस करनी पड़ती है मरीज़ जी। और डायलिसिस के लिए एक तो खून के ज़रिए डायलिसिस मशीन पे होती है, बिल्कुल, तो फिर हफ्ते में 2 से 3 मरतबा कम से कम ये डायलिसिस होती रहती है। अशरफ साहब, क्या इंसान एक गुर्दे पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? एक गुर्दा अगर काम सही कर रहा हो तो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, बिल्कुल। और इस दौरान उसको किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आएंगी? आनी तो नहीं चाहिए, अगर ये मुश्किलात का चांसेस उतना ही है जितना 2 गुर्दों वालों को। अच्छा, मतलब कोई इतना ख़ास तफरीक नहीं पाई जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि एक गुर्दा पत्थर की वजह से ज़ाया हो जाए और दूसरा गुर्दा काम कर रहा हो, और ऐसे लोगों में फिर आगे डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत ना पड़ती हो? बिल्कुल, अल्लाह ने 2 गुर्दे जो दिए हैं उसमें से अगर एक गुर्दा डैमेज भी हो जाता है तो दूसरा गुर्दा ज़िंदगी भर आपका अगर नॉर्मल है तो आपको किसी किस्म की डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मरीज़ को। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर रीनल स्टोन्स के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।